बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए हैं और मौजूद हुए हैं और हम एक वार्तालाप कर पा रहे हैं। मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे देती हूँ। मैं एक अधिवक्ता के तौर पे काम करती आई हूँ, पर आज मैं आप कह सकते हैं एक बेटी और एक बहन की तरह आपके सामने आज आई हूँ, क्योंकि मेरे पिता सुबोधकांत सहाय जी का जो रिश्ता है रांची की जनता और रांची के लोगों से, वो एक पारिवारिक रिश्ता है, वो उनके दिल के बहुत करीब है। तो आपका प्यार समर्थन मैं भी उसी तरह लेने आई हूँ, आपकी बेटी और बहन की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हम बातें करने भी आए हैं, वो बातें हम लोगों के मुद्दों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि बेरोज़गारी आप जानते हैं कि चरम सीमा पार कर चुका है, तो युवाओं के जो मुद्दे हैं वो, महिलाओं के जो मुद्दे हैं, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ तो समझती हूँ कि महिलाओं के जो मुद्दे हैं, महिलाओं का मान सम्मान, सुरक्षा, इनके बारे में बात करेंगे। रांची की प्रगति के बारे में बात करेंगे। यही सब बात करने आए हैं। थैंक यू। आप सबको पता है कि पिछले 10 साल में जो हो रहा है, कहीं ना कहीं बातें बहुत अच्छी हुई थी और मोदी जी के जो मार्केटिंग भी थी, उन पर भी हम सबका भी विश्वास था। लोगों को लगा कि 2014 में आप कह सकते बदलाव आया और बदलाव आने वाला था। पर अब 10 साल हो चुके हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा पूरा आप कह सकते हैं अडल्ट लाइफ रहा है मोदी जी के राज में एक तरीके से। तो जो मैंने भी देखा है, महिलाओं के पास सुरक्षा नहीं है। जो जो बात हुई थी महिलाओं के मान सम्मान की, वो नहीं हो पाई है। तो मुझे जो लगता है, देखिए सबसे बड़ा जो चीज़ हुआ है वो है कि मार्केटिंग बहुत अच्छी हुई थी, बातें बहुत बड़ी की गई थी, पर जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं फेल हो गया है, क्योंकि प्रोडक्ट में एक बहुत बड़ा फेलियर है और उसको छुपाने की जो कोशिश हो रही है वो लोगों तक नहीं, आप कह सकते कि आप लोगों को नहीं बरगला सकते हैं, और लोगों तक लोगों को दिखता है, जनता को दिख रहा है जो सच है, क्योंकि जनता त्रस्त है। युवाओं के पास जॉब्स नहीं है, आजकल शिक्षित युवा के पास भी जॉब नहीं है। महिलाओं को अपना बजट मैनेज करने में मुश्किल हो रहा है, कम से कम पैसा घर तक आ रहा है। महंगाई की अगर बात करें तो महंगाई कितनी बढ़ गई है, सबको पता है ये बातें, क्योंकि जो जो पहले जो गैस का सिलेंडर मिलता था, आज का दाम क्या है सब जानते हैं। और अगर हम रांची की सिर्फ बात करें तो मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि मैं रांची की प्रत्याशी हूँ यहाँ से। रांची को बने हुए, अगर झारखंड का भी हम बात करते हैं, झारखंड का जो राज्य बना था उससे अब 24 साल हो चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक 18 साल के आसपास से ज़्यादा बीजेपी की सरकार रही है, 18 से 19 साल को मान लीजिए। तो इन सालों में रांची का जो रोड मैप बनने की ज़रूरत थी वो नहीं बनी। रिंग रोड जो बाहर का एरिया है, जो हम कहते हैं कि रिंग रोड, आउटर रोड बनने का जो ज़रूरत था, क्योंकि रांची का जो पूरा आप सिटी कहेंगे तो 53 वार्ड्स में वो सीमित है, ज़्यादातर लोग उसी में हैं। और जो पहली जो जनसंख्या थी वो करीब आप समझ सकते हैं 5-7-8 लाख के आसपास होगी, और उससे भी कम। अब तो मतलब 20 लाख से ज़्यादा बढ़ गई है। तो इन पर भी जो काम करने की ज़रूरत थी, क्योंकि जो पहली सरकार आई थी उसको एक रोड मैप बनाना था, वो बिल्कुल नहीं हुआ है। तो डेवलपमेंट तो हो रहा है, पर कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति को, अपने एसेंस को, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कैसे करें, प्रिजर्व कैसे करें, इन पर कोई बातें नहीं हो रही है। तो प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन और एक प्लानिंग के साथ डेवलपमेंट होने की ज़रूरत थी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक नया राज्य भी बना था, ये एक इंडस्ट्रियल हब भी था। और उसमें भी आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है एचईसी के साथ, कि जो यहाँ की जो मदर प्लांट है और जो इंडस्ट्री है, वो कैसे उसका कहीं ना कहीं गला घुटते जा रहा है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं, यही सबको आगे लेके जाना है। धन्यवाद। और कोई प्रश्न है? जी, कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगता रहा है, आप इससे अपने आप को कैसे अलग कर सकते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी पर अगर परिवारवाद का आरोप लग रहा है, ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं जिन पर भी ऐसे बहुत सारे सेकंड जनरेशन है जो आई हैं। ये बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी में ही सीमित नहीं हो सकती। तो ये तो एक कह सकते हैं कि बस एक आरोप लगाने का बहाना है। तो विजन क्या है, कैसे राज्य का विकास? देखिए, अगर मुझे एक संसदीय पोस्ट जब मिलता है तो आपको समझना पड़ता है कि एक सांसद का क्या रोल होता है। पॉलिसी फॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और अगर हम रांची की बात करें तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा, यहाँ का जो डेवलपमेंट है वो बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड है, डेवलपमेंट नहीं हुआ है एक सही तरीके से। तो उसको पहले कहीं ना कहीं जो पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं, जो सीनियर्स हैं, उन सब के साथ मिलकर
सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का जो गैप है उसको भरने की जरूरत है, तभी जाकर रांची का डेवलपमेंट हो पाएगा। तो उस गैप को ब्रिज करने की कोशिश मैं करूंगी। आपने लॉ की पढ़ाई की है, बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को बहुत प्रचार करती है, उसके बारे में क्या विचार है आपके? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक हिस्सा है। सो कहीं ना कहीं ये इन्फोर्सिबल नहीं है, अभी तक ये फंडामेंटल राइट नहीं बना है। और जरूरत है कि कहीं ना कहीं आपको ये जानकर देखना होगा कि भारत में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं जिनके विभिन्न धर्म हैं, और उन सबको हम कैसे इंक्लूड करें, बिकॉज हमें सबको एक साथ लेकर चलना है। इसीलिए जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर बात आती भी है तो उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है जिनको हमें देख कर ही कोई डिसीजन आगे लिया जा सकता है। ठीक है। एक सवाल है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सभा में संबोधित करते हुए कहा है कि झारखंड में पेपर लीक का मामला एक अहम मुद्दा है और केंद्र इस पर गंभीर है। आपको क्या लगता है कि आप लोग किस तरीके से पेपर लीक के मुद्दे को उठाएंगे झारखंड के नौजवानों की बात? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बता दें तो कांग्रेस पार्टी के न्याय पत्र में बहुत क्लियरली मेंशन है कि युवाओं को जो पेपर लीक के कारण जो मुश्किलें हो रही हैं, उसको सबसे पहले तो ये देखना होगा कि गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो पेपर को बेसिकली एग्जाम करवाए, ताकि जो पेपर लीक जो अगर बाहर के ऑर्गेनाइजेशन से हो रहा है वो रुक जाएगा। दूसरी चीज, एक तो आपको सबसे पहले कानून लाना होगा, बहुत सख्त कानून पेपर लीक के खिलाफ, और ये कांग्रेस पार्टी के न्याय पत्र में भी मेंशन है। अगर मैं आपको बात बताऊं तो युवाओं की जो बात होती है, पेपर लीक की जो बात होती है, उसमें सबसे ज्यादा ये मेंशन है कि एक ऐसा सख्त कानून हो, और अगर कोई पेपर लीक हुआ तो वापस एग्जाम का क्या पूरा प्रोसीजर होगा, वो कैसे आगे सरकार डिसाइड करेगी, और जो बच्चों के साथ आप कह सकते हैं जिनको मुश्किलें आई हैं उनके लिए भी क्या समाधान किया जाए, तो ये भी इसमें भी आगे की बात है। एक एक करके एचईसी की बदहाली का कारण क्या है? देखिए, एचईसी की बदहाली का अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा ये देखना होगा कि एचईसी के पास आज कैपिटल नहीं है। मतलब 2 साल से ज्यादा आप कह सकते हैं, या 2 साल के आसपास वहाँ के मजदूर और अफसर, उनके पास तनख्वाह नहीं मिली है उन्हें, और ये सबसे बड़ी बात है। आपको ये समझना होगा कि धीरे धीरे मैं आपको बताती हूँ, मेरे पिताजी ने बहुत प्रयास किया था 2 बार एचईसी को स्टार्ट करवाने का, और जब भी प्रयास किया वो शुरू होता है, पर कहीं ना कहीं एचईसी का गला घोटने की कोशिश हो रही है, ताकि अगर इसे बेच दिया जाए तो आप सोचिए लोग तो बेरोजगार हो ही जाएंगे, पर जिन उद्योगपतियों का आप कह सकते हैं जिनको बेनिफिट होगा उससे, वो तो होगा ही। तो ये जो चलने की कोशिश हो रही है उसको रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ऐसे सख्त कदम उठाने पड़ेंगे जिससे वो एचईसी को बचा पाए, रिवाइव कर पाए, और जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो क्राइसिस है उसको भी रोकने में मदद कर पाए। क्योंकि आप सोचिए कि एचईसी कितने लोगों को, कितने मजदूरों को एम्प्लॉयमेंट देता है, रोजगार देता है, और वो चीज अगर आप हटा दीजिए। एक और मैं बात बताती हूँ, झारखंड आप सोचिए कि कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्रियल हब था। अगर आप एचईसी मदर प्लांट को आप कहीं ना कहीं उसका गला घोट देंगे तो दूसरी इंडस्ट्री कैसे आना चाहेगी? दूसरे उद्योग को आने के लिए हमें कहीं ना कहीं इंकरेजमेंट देने की जरूरत है। अगर नहीं दिया तो फिर एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा? अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा तो हमारे युवा तो वैसे भी बेरोजगार है, ये तो एक मुद्दा है ही। तो ये सब पे बातें करने की जरूरत है। सर, आई एम नॉट इन द पोजिशन, बिकॉज मैं एक पॉलिसी मेकर नहीं हूँ अभी, बट डेफिनेटली मेरा सर, जैसे कि आपने सर सेंटर एंड स्टेट के बीच का जो गैप है मैं उसको फिल करने की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक पॉलिसी मेकर अभी नहीं हूँ। जब एक पॉलिसी मेकर मैं बन जाऊंगी तो उसके बीच का जो गैप है उसको ब्रिज करने में जो मेरी सहायता होगी मैं पूरी तरीके से निभाऊंगी। झारखंड में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लगातार सवाल उठते रहे, आप हेमंत सोरेन के कार्यकाल के जेल जाने को किस तरीके से देखती हैं? देखिए, आई थिंक ये अगर एक अनलॉफुल डिसीजन रहा है तो ये बहुत ही ज्यादा गलत है, बिकॉज इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन अ वे, बट ये लॉफुली कोई भी डिसीजन होना चाहिए। और अगर कहीं ना कहीं अगर सेंट्रल एजेंसी इसका यूज क्यों हो रहा है वो देखने की जरूरत है कि उनका जो कह सकते एक तरीके से जो जॉब है, जो उनका जो एक रोल है, उन्हें वो निभाना चाहिए, बिकॉज उनका एक पोजीशन ऑफ प्लेस है जिसके लिए सेंट्रल एजेंसीज रहती हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ द कंट्री, तो अगर वो उसी पे काम करे तो ज्यादा अच्छा होगा, मैं यही कह सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू।